क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। नमस्कार, मैं सुप्रभा। शेख हसीना की सत्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तान ने अपील करी है कि हिंसा को तुरंत रोका जाए, पर हैरानी की बात है कि हिंसा शुरू ही क्यों हुई। क्या बांग्लादेश अपना इतिहास भूल गया? क्या बांग्लादेश अपने जन्म की कहानी भूल गया? क्या बांग्लादेश 1971 के मार्च के महीने को भूल गया है? ये भूल गया है कि मार्च 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था और हिंदुस्तान ने क्या किया था। उस साल 26 मार्च का दिन था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हजारों की संख्या में सैनिक उतारकर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया था। ये ऑपरेशन और कुछ नहीं, बस दिन दहाड़े और सरेशाम बांग्लादेश की धरती पर खूनी कत्लेआम की कहानी थी। और याद रखना, पाकिस्तान ने कत्लेआम हिंदुओं का नहीं किया था, कत्लेआम बंगालियों का किया था। इससे फर्क नहीं पड़ा था कि वो बंगाली हिंदू था या मुसलमान। 1971 में जो कत्ल हुए थे, दुनिया के किसी देश ने ये जहमत नहीं उठाई थी कि वो बांग्लादेश के सर पर हाथ रखता, और कोई देश अगर हाथ रखता भी तो किस पर हाथ रखता? बांग्लादेश तो था ही नहीं। ऐसे में एक हिंदुस्तान ही था जिसने ना सिर्फ उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहे जाने वाले इलाके में घुसकर ना सिर्फ पाकिस्तान की सेना को नस्ते नाबूद करके मटियामेट कर दिया था और इतिहास के सबसे बड़े समर्पण के लिए घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था, बल्कि पाकिस्तान ने उस हिस्से को पाकिस्तान से उखाड़कर एक नए देश को स्थापित कर दिया था। अमेरिका जैसी महाशक्ति हिंदुस्तान को धमकियां देती रह गई, पर इससे पहले अमेरिका कुछ करता, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। अमेरिका बगले झांकते रह गया। आज जरूरत है बांग्लादेश के इस इतिहास को दोबारा जानने की। इस वीडियो में मैंने वही आपको बताया है, देखिए। पाकिस्तान में जनरल याया खान ने 1970 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनावों की घोषणा की थी। उन्हें अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा, पर पूर्वी पाकिस्तान में जो बांग्लादेश है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग को 99% सीटें मिल गई। यह दरअसल इस कारण से हुआ क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा बना दिया था और सारी जनता को इसको जानना आवश्यक बना दिया था। यह नियम पूर्वी पाकिस्तान में भी लागू हुआ, पर पूर्वी पाकिस्तान तो बंगला बहुल हिस्सा था। वहां एक समूह बंगला साहित्य और संस्कृति की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी जमी हुई थी। वहां इस निर्णय का बहुत गहरा विरोध हुआ। विरोध इतना हुआ कि पाकिस्तान ने इसको कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। दबाने की कोशिशें बढ़ती गई और बांग्ला आंदोलन और भड़कता गया। इसी विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग को चुनावों में इतना समर्थन मिल गया कि वह नेशनल असेंबली में भी सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी बन गई और सत्ता की दावेदार भी हो गई। पर यह स्वीकार करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। वो कैसे पूर्वी पाकिस्तान को सरकार बनाने देता? जनरल याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने आवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी। पूर्वी पाकिस्तान भड़क उठा। एक तरफ तो उसकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा था और अब राजनीतिक अधिकार भी उससे छीन लिए जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों से आजादी का उनके लिए क्या मायने रह गया था? उस पर पाकिस्तान ने एक कदम और उठा लिया। पूर्वी बांग्लादेश में विरोध को दबाने के लिए याया खान ने पाकिस्तानी सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में उतार दिया। यह कार्रवाई हुई 25 मार्च 1971 को। सेना ने वहां पहुंचते ही ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन हिंसा की हर सीमा लांघ गया। बांग्ला समर्थकों को निर्दयता के साथ कत्लेआम किया गया, उनका रेप किया गया और बर्बरता की हर सीमा पार की गई। ऐसे में लाखों की संख्या में बांग्ला समर्थक भारत में शरण लेने के लिए आने लगे।
स्थिति भयावह हो गई। रिफ्यूजी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यह भारत में संसाधनों पर तो भारी ही था, सुरक्षा का भी प्रश्न था। इस बीच इन शरणार्थियों ने कलकत्ता से निष्कासित सरकार चलानी शुरू करी और मुक्ति बहिनी के रूप में संगठित होकर पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी। इंदिरा जी जानती थी कि समस्या जल्द दूर करनी होगी। उन्होंने अमेरिका को समझाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1971 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वह राष्ट्रपति निक्सन से कहें कि वह शेख मुजीब को सत्ता सौंपने के लिए याया खान पर दबाव डालें। उन्होंने स्वयं भी अमेरिका दौरा किया और इस दौरे में राष्ट्रपति निक्सन से मिली, पर संभवतः अमेरिका के हित कहीं और थे। वह पाकिस्तान पर उस तरह दबाव डालने के मूड में नहीं था जैसा कि उस समय बहुत आवश्यक था। अमेरिका के इस बर्ताव से पाकिस्तान को अपने इरादों में शह मिल रही थी। इस पर इंदिरा जी ने यूरोप के कई देशों को इस समस्या से अवगत कराया और भारत के पक्ष और दिक्कतों को समझाने का प्रयास किया, परंतु अंतिम निर्णय तो भारत को ही लेना था। और अंततः फिर इंदिरा जी ने रूस का दौरा किया और उसके साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया। अब जबकि रूस उनके साथ था तो इंदिरा जी संतुष्ट थी और उन्होंने अंतिम चाल चलने का निर्णय किया। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:35 में पाकिस्तान वायुसेना ने आगरा सहित 8 भारतीय हवाई क्षेत्रों पर आश्चर्यजनक हमले शुरू कर दिए, जो सीमा से 480 किलोमीटर यानी कि 300 मील दूर थे। हमले के समय ताजमहल को बहुत सारी टहनियों और पत्तियों से ढक दिया गया और टाट से लपेट दिया गया, क्योंकि इसका संगमरमर चांद की रोशनी में एक सफेद बत्ती की तरह चमक रहा था। अब बारी भारत की थी। भारत इसके लिए अनुभवी और जांबाज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में तैयार था। भारत ने युद्ध घोषित कर दिया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ था, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भारत ने पाकिस्तान को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। केवल 13 दिनों के भीतर भारत ने युद्ध समाप्त कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो।